हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था सेल के। ठीक है, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जो जेई में और एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जेई में पूछा हुआ है आपके पास क्वेश्चन 2015 में आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये मान लेते हैं 2 ओम, ये 8 वोल्ट की बैटरी है। वैल्यूज कुछ अलग हो सकती है बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, ये मान लेते हैं 9 वोल्ट। ठीक है, और ये है 3 ओम। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, और चलो ऐसे ऐसे मान लेते हैं हम लोग 2 ओम, इसे मान लेते हैं हम 1 ओम। 1 ओम मानेंगे दिक्कत हो जाएगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम मान लेते हैं 3 ओम। कितना मान लेते हैं? 3 ओम। तो हमसे ये पूछा गया था कि फाइंड आउट द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस, कि इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, फाइंड आउट करंट इन द रजिस्टर ऑफ 3 ओम। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? इसे देखो हम वापस से पैरेलल प्लेट जो हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला से कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझो तो एक सेल इस तरफ लगा हुआ है, एक सेल इस तरफ लगा हुआ है, लेकिन ये और ये रेजिस्टेंस क्या सीरीज में। तो इन दोनों, ये दोनों जब सीरीज में है तो इसको ऐड कर सकता हूँ मैं। तो ये 2 ओम है और ये कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे ये वाली लाइन पता चल जाएगी और ये वाला पता चल जाएगा तो ये वाला सेल और ये वाला सेल किस में हो जाएगा? फिर पैरेलल में हो जाएगा। और अगर ये दो सेल और ये सेल पैरेलल में होगा तो इनका मुझे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना आता है, और जब हम कैलकुलेट कर लेंगे इक्विवेलेंट तो फिर इसके अंदर हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 और 1 ये दोनों किस में? सीरीज में। तो ये सर्किट कैसे बना हमारे पास? कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, देखिए तो ये कितना हो गया? 2 और 1 3 ओम हो गए। ये 9 वोल्ट, ये कितना है? 2 ओम, और ये 8 वोल्ट, और ये 3 ओम है। तो हमसे इसमें करंट पूछा था। अब आप देखो ये दोनों किस में? पैरेलल में। तो क्या मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ? तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1। अब देखो अगर मैं इस तरफ देखो, इसका पॉजिटिव साइन है तो इसका इस तरफ क्या नेगेटिव साइन है। तो एक को अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। तो देखो अगर मैं ध्यान से समझूँ तो इस वाले सिंबल को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या अरेंजमेंट होगा ध्यान से समझना। या आप किसी को मान, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो एक को अगर मैं पॉजिटिव मानूँ तो दूसरे को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फिर नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो E1 R1 डिवाइडेड बाई E2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। डिनोमिनेटर में तो माइनस नहीं आता, सिर्फ यहीं पर माइनस आता है। तो क्या लिख देंगे हम इसे? E1 कितना हमारे पास? 9 है। इसके लिए R1 कितना है? 3 है। माइनस लिखेंगे क्योंकि पोलरिटी क्या है? दोनों की अपोजिट है। तो ये 8 है, तो ये 2 होगा। डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2। तो ये 9/3 कितना हो गया? 3 हो गया। 8/4 2 कितना हो गया? 4 हो गया। डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? एलसीएम इसका अगर अपन लेंगे तो 6 आएगा, और ऊपर क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे से अगर मैं ध्यान से समझूँ तो मुझे कितना मिला? माइनस का 1/5/6, यानी कि माइनस का 6/5 हो गया। माइनस आने का मतलब क्या है कि बैटरी की जो पोलरिटी आएगी, इन दोनों की कंबाइंड जो बैटरी की पोलरिटी आएगी वो इस साइड, इस तरफ आएगी, यानी कि ऊपर नेगेटिव होगा और नीचे पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने इस वाले के लिए क्या माना है? नेगेटिव माना है। ठीक है, तो जो हमारे पास सेल बन के आया इन दोनों का कंबाइंड, वो सेल कुछ इस तरीके से बन के आया।
ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये इनका इक्विवेलेंट होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसका ई इक्विवेलेंट तो हमें मिल गया, कितना आया, इसका ई इक्विवेलेंट आया हमारे पास 6/5। क्लियर। अब हमें ये आर इक्विवेलेंट लिखना है, तो 3 और 2 का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होगा, बहुत आसान है। तो ठीक है, तो R1 कितना है हमारे पास 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये 6/5 आ जाएगा। तो ये आर इक्विवेलेंट भी आ गया 6/5। तो देखो आर इक्विवेलेंट पता चल गया, ये 3 ओम है। तो अभी सर्किट के अंदर जो करंट जाएगा वो करंट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सही है, ऐसे करंट आएगा इसके अंदर आई। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया हुआ था बच्चों उसमें, ये यहाँ पे P दिया हुआ था और यहाँ पे Q दिया हुआ था। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी बच्चों। तो इसमें जो करंट जाएगा वो ऐसे जाएगा, यानी कि Q से P की तरफ करंट जाएगा इसमें, ठीक है। तो डायरेक्शन आएगी Q से P। तो अब I तो मैं निकाल सकता हूँ इसके अंदर कितना करंट जा रहा होगा। I इज इक्वल टू क्या होता है, E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट। E इक्वलेंट कितना है हमारे पास 6/5, R इक्वलेंट कितना हुआ, ये वाला R प्लस ये वाला R, दोनों सीरीज में। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6/5, तो ये 6/5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21/5। तो इस 5 से ये 5 कटोगे तो आंसर कितना आ गया 6/21 एम्पियर। इतना करंट फ्लो रहा होगा उसके अंदर बच्चों, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सर्किट को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी सोल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन था जो एडवांस में ही पूछा गया था बच्चों, इसी से रिलेटेड, इसे रफ करता हूँ मैं, नोट कीजिए आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, हमें एक डायग्राम दिया होता है, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें बोला था कि ये V1 है, ये V2 है और यहाँ पे R1, R2 और R3 की वैल्यू। तो हमसे बोला गया है इस सर्किट के अंदर कि जो R2 है, इस R2 के अंदर जो करंट है वो 0 कब होगा, और जब करंट 0 होगा तो क्या कंडीशंस होगी V1, V2, V3 और V1, V2, R1, R2 और R3 में, इनमें क्या रिलेशंस होगा, ये रिलेशंस आपसे पूछा गया था। तो ये रिलेशंस आपको दिए हुए थे, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे कि जब V1 इज इक्वल टू V2 हो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ये क्या कंडीशंस होगी, इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए कि अगर इस R2 के अंदर जो करंट है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे वापस से समझते हैं बच्चों। इसको भी हम लोग जो सेल का कॉम्बिनेशन है पैरेलल वाला, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। देखो आप समझो कि इस रेजिस्टेंस को यहाँ से उठा के मैं यहाँ लगा सकता हूँ और इस रेजिस्टेंस इस बैटरी को उठा के यहाँ से यहाँ लगा सकता हूँ। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, वही 2 सेल वाला हो गया। यानी कि इस सर्किट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसे बना सकता हूँ ना मैं, देखो आप खुद समझ सकते हो इस चीज़ को। ये होगा V1, कुछ इस तरीके से, ये V2 और ये R3। अब देखो ये दोनों अगर पैरेलल में, तो इन दोनों को मैं इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने सीखा E इक्विवेलेंट, वो क्या होगा E1 R1। अब देखो इस वाले को अगर मैं पॉजिटिव मानता तो इस वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसकी पॉजिटिव इसकी पॉजिटिव में डिफरेंस है। इसमें इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव है, इसमें इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव है। तो एक को प्लस मानेंगे तो एक को क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव। तो इस वाले को हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है, इस वाले को प्लस मान लेंगे। तो V1/R1, तो इसे नेगेटिव मानना पड़ेगा, माइनस का V2/R3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R3। ये इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। क्लियर है, E इक्विवेलेंट। अगर ये इक्विवेलेंट आ गया तो अब ध्यान से समझना
ये सर्किट कैसा बना हमारा, और आर इक्विवेलेंट तो हम लिख ही सकते हैं इन दोनों के लिए। जो इसका आप सर्किट बनेगा कॉमन, वो क्या बनेगा, इस वाले को हमने पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो मैं सर्किट बना रहा हूँ ऐसा वाला है, ठीक है। तो ये आया हमारे पास ए इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट की वैल्यू ये रही, ठीक है। ये क्या आएगा, इसका और इसका आर इक्विवेलेंट, और इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको पता है, R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, ठीक है। और ये कितना होगा, R2। तो अब इसके अंदर जो करंट आ रहा होगा वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, I। अभी I करंट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। I करंट इज इक्वल टू क्या होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R नेट। तो देखो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट कितना हमारे पास ये रहा, वन बाई R3, ठीक है, डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R2 प्लस ये आएगा R2 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई, क्या ये होगा। अब आपसे बोला गया ये करंट जीरो, अगर इस करंट को जीरो कर दूंगा मैं, तो ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकती। किस टर्म को जीरो होना पड़ेगा, गिवन, ठीक है, I इज इक्वल टू जीरो हो। तो I इज इक्वल टू अगर जीरो हो, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट नहीं जाए, जीरो जाए तो क्या हो जाएगा, जब भी करंट जीरो जाएगा तो इस पूरी टर्म में से ये तो जीरो हो नहीं सकता कि इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, V1 बाई R1 माइनस V2 बाई R3। यही जीरो होना जरूरी है, क्योंकि ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो होना जरूरी है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसे जीरो होना पड़ेगा, और इसमें भी किसको जीरो होना पड़ेगा, इस ऊपर वाले टर्म को, क्योंकि ये तो जीरो में चला जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R3 ये जीरो में चला जाएगा। तो 1 बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R3, ये जीरो होगा। तो यहाँ पे से अगर ये जीरो है तो हमें क्या मिला, यहाँ से हमें रिलेशन मिला V1 बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R3, ये रिलेशन मिल गया। या इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू R1 बाई R3। तो अब जो ऑप्शंस इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी वो करेक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आप सोचो इन दोनों का रेशो V1 और V2 का रेशो R1 और R3 के रेशो के बराबर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 है तो इन दोनों का रेशो कितना हो गया 1। R1 और R3 का रेशो ये दोनों भी सेम है तो इसका रेशो भी 1, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम देखते हैं V1 इज इक्वल टू V2, इन दोनों का रेशो 1 है तो R1 और R3 का रेशो लेंगे वो भी क्या आएगा 1, ये भी करेक्ट है। फिर देखते हैं V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 का रेशो आएगा 2, तो यहाँ पे देखो R1 और R3 का रेशो वो कितना आएगा 1/2, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो V1 अपॉन V2 का रेशो आएगा 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे भी R1 और R3 का रेशो क्या आएगा 1/2, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा कर, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा बच्चों, अगर सर्किट में कुछ आगे पीछे हो रहा है तो आपको पता करना होगा कि मैं इसे सेल के फॉर्मेट में कैसे कंबाइन कर सकता हूँ, कंबाइंड सेल की फॉर्म में कैसे ला सकता हूँ। तो आप उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के बाद आप उसे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाइए और उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट जो हेडिंग पढ़ना है वो पढ़ना है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। नोट कर लीजिए इसे भी। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारे पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, अब हमें पढ़ना मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जिसमें सीरीज की तरह भी सेल अरेंज किए जाए और पैरेलल के अकॉर्डिंग भी सेल अरेंज किए जाए। तो आप समझना यहाँ पे ये सीरीज में है सभी सेल, ठीक है। इसी तरीके से अब नीचे जो बना रहा हूँ वो पैरेलल में हो जाएंगे।
ये ऐसे सेल लगे हुए हैं हमारे पास और इन सभी सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आइडेंटिकल सेल है। ये इस तरीके से, ठीक है। और ये बोला गया कि ऐसे जो सेल लगे हुए हैं कहाँ तक लगे हुए, N सेल लगे हुए हैं। ऐसे कितने सेल लगे हुए हैं, N। और इस तरीके से जो कॉलम बने हुए हैं 1 2 3, ये कहाँ तक जा रहे हैं, M तक जा रहा है। ये कॉलम कितने, M तक जा रहे हैं। कितने कॉलम है, ये M कॉलम है। और इस बैटरी से, यानी कि जो बैटरी बनी सेल के कॉम्बिनेशन से, उस बैटरी से हमें एक लोड को ऑपरेट करना है, एक लोड रेजिस्टेंस चलाना है। जिस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। तो हमसे यही पूछा जाता है कि इस लोड रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, ये हमसे पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है इसके अंदर मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा, इसके अंदर मैक्सिमम पावर लॉस कब होगा। तो इस सब को हमें सोल्व करना आता है ऑलरेडी, सीरीज और पैरेलल को किस तरीके से समझना। आप लोग जानते हो बच्चों कि अगर ये सब के सब किस में, सीरीज में, तो E तो कितना EMF हो जाएगा इसका, NE हो जाएगा। और ये R, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। तो इसको जब हम सर्किट की फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे। तो ये कितना हो गया, NE हो गया, ये NR हो गया, ये NE हो गया, ये NR हो गया। सीरीज में जितने भी सब ऐड हो जाएंगे। ये NE हो गया, ये NR हो गया। क्लियर है। और ये R इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास। क्लियर। अब ये सारे के सारे सेल किस में, पैरेलल में। अगर ये सारे के सारे पैरेलल में, तो मैंने बोलता अगर EMF सेम हो तो वो चेंज नहीं होता। तो इनका जो E इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, वो तो सिंपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NE, क्योंकि सभी का सेम होगा। मैंने बताया था आपको, सेम हो तो EMF भी कितना आ जाता है, NE आ जाता है। लेकिन जो R इक्विवेलेंट आएगा बच्चों हमारे पास, अब इस पूरे का देखो, ये NR वो कहाँ तक जा रहा है, ये M तक जा रहा है। तो जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते तो उसे हम क्या लिखते हैं, जैसे कि R होता तो N तक लगे होते तो RN हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका रेजिस्टेंस कितना, NR है। और ये कहाँ तक जा रहे हैं, ऐसे M तक जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, NR इज इक्वल टू M। तो इस पूरे का जो फाइनल हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। ये R, ये इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट आएगा वो करंट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों में, तो ये जो I करंट आएगा वो क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाई R नेट होगा। यानी कि इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, NR बाई M, और E इक्विवेलेंट कितना आया, NE आया। ठीक है। तो यहाँ पे से क्या लिख देंगे हम लोग, NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR बाई M। इतना करंट फ्लो होगा बच्चों इस सर्किट के अंदर। अब हमसे पूछा था मैक्सिमम पावर के लिए। तो जब ये सर्किट हुआ करता था तो मैक्सिमम पावर कब होती थी, सबसे फर्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का फ्लो होगी, मैक्सिमम पावर का फ्लो होती थी जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो जब मैं इस इंटरनल रेजिस्टेंस को R के बराबर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट किसके बराबर है हमारे पास, NR बाई M के। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिलेगी कि जब MR इज इक्वल टू क्या हो जाए, NR हो जाए, तो इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर लॉस होगा, मैक्सिमम पावर के लिए। और यही कंडीशन होगी जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उसके अंदर। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम पावर तभी लॉस होगी जब, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिक्स है, करंट ही होना चाहिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए भी कंडीशन यही आ जाएगी, फॉर मैक्सिमम करंट। तो अगर इस वाले सर्किट में कभी कोई पूछे तो मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा जब MR इज इक्वल टू NR हो जाए। मैक्सिमम पावर लॉस कब होगा, जब R इज इक्वल टू NR बाई M हो जाए, या यही कंडीशन आप बोल सकते हो। ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इस कंडीशन को वैसे भी निकाल सकते हो मैक्सिमम करंट आई के लेके। इस आई को आप डिफरेंशिएट कर देना एक बार,
या तो n के रेस्पेक्ट में या m के रेस्पेक्ट में, किसी एक के रेस्पेक्ट में जो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको ये कंडीशन मिल जाएगी मैक्सिमम करंट की। और आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर जब मैक्सिमम होगा उसी कंडीशन में यहाँ पे करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सम आता है उसे देखते हैं। आपको बोला हुआ है कि यू हैव अ 24 आइडेंटिकल सेल। हमारे पास कितने 24 आइडेंटिकल सेल है। कितने सेल है? 24 आइडेंटिकल सेल। यू हैव अ 24 आइडेंटिकल सेल, ईच हैव इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया कि अगर आपके पास ये 24 आइडेंटिकल सेल है और हर एक का रेजिस्टेंस कितना 1 है, तो आपसे बोला गया टू डिजाइन अ बैटरी फ्रॉम these cells so the maximum current flow in load resistance of 6 ओम, जो कितने का 6 ओम का है। ठीक है, तो यानी कि अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो जो चीज़ें गिवन है उसे तो ध्यान से समझते हैं। हमें गिवन है स्मॉल r इजिकल टू 1 ओम और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 6 ओम। अब हमसे बोला गया कि एक ऐसा बैटरी का डिज़ाइन करना है इन 24 सेल्स हैं कि जो बैटरी बने उस बैटरी से जो 6 ओम का लोड रेजिस्टेंस लगे उसके अंदर करंट क्या जाए, मैक्सिमम जाए। तो पहली चीज़ तो हमें जानते हैं। तो अभी हमने सीखा है कि मैक्सिमम करंट जाने के लिए जो कंडीशन है बच्चों, फॉर मैक्सिमम करंट के लिए वो कंडीशन होती है MR इज इक्वल टू NR। ये कंडीशन होती है। तो हमें इस M की और इस N की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है सम के अंदर, कि कितने सेल हमें क्या बोलते हैं जो रो में लगाने और कितने सेल कॉलम में लगाने हैं। ठीक है, तो M और R की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो R इज इक्वल टू कितना दिया 6, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम M इंटू 6 और R इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ही आ जाएगी हमारे पास। दूसरा, टोटल सेल हमारे पास कितने हैं 24 है, तो M इंटू N, जो M इंटू N आएगा वो कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 24 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे से n इजिकल टू में यहाँ पे से देखो मुझे क्या मिल जाएगा 6m इजिकल टू क्या मिल गया n मिल गया। तो क्या इस n की वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। तो जब इसमें पुट करेंगे तो m इंटू 6m ये होगा इजिकल टू 24। तो यहाँ पे देखिए तो m स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया 4 आ गया। 6 से 24 4 टाइम कट हो जाएगा तो m इजिकल टू कितना आ गया 2। और m की वैल्यू अगर 2 आ गई तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। देखो तो यानी कि आपको जो सेल बनाने हैं वो क्या बनाने होंगे, ऐसे सेल कितने लगाने होंगे आपको 12, ऐसे 12 सेल लगाने हैं आपको इसमें। और ऐसे कितने कॉलम होने चाहिए 2 ऐसे। और इनसे फिर लोड रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा R इजिकल टू 6 ओम का ऐसे। ये 12 सेल के 2 हमें लूप बनाने पड़ेंगे। इस कंडीशन में इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। आई होप आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब हमें बच्चों थोड़ा आगे स्विच करना है, इसमें और भी कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन अब हमें पढ़ना है किरचॉफ लॉ। ठीक है, जहाँ पर हम लोग सर्किट सोल्व करना सीखेंगे। अब जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। ओम्स लॉ में हम लोगों ने सीखा था सिंपल बेसिक सर्किट सोल्व करना सीखा था जो पैरेलल में हो और सीरीज में हो तो। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास कई सारे सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। तो फिर उस टाइप के सर्किट को सोल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ को यूज में लेते हैं। तो किरचॉफ के 2 लॉ पढ़ने हैं हमें, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ।